मानसिक रूप से तैयार हो जाए। ये फिल्म निश्चित रूप से आपकी पसंदीदा फिल्मों में से एक होगी, क्योंकि इसे कांस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशक ने बनाया है और इसका अनकट वर्जन तो और भी चौंकाने वाला है। मुख्य किरदार अपनी मां के अंतिम संस्कार में आत्महत्या करने की उम्मीद कर रहा है। इसकी गहराई ने सीधे 10,30,000 लोगों को 8/9 की रेटिंग देने पर मजबूर कर दिया। ये है दिमाग घुमा देने वाली फिल्म द फॉक्स इफेक्ट। कहानी की शुरुआत में सिंगल मदर लिया ने अपने बेटे को रसोई में हाथ में चाकू लिए देखा। उसे देखकर वो एकदम अकड़ गई और डरते हुए बच्चे से पूछने लगी कि वो क्या कर रहा है। लेकिन छोटा एवन अचानक से घबरा गया और उसने चाकू फेंक दिया। फिर वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे कुछ देर के लिए कुछ याद न रहा हो। शुरू में माँ ने ज्यादा नहीं सोचा, वो बस बच्चे को दिलासा देना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस तरह की अजीब घटनाएं तो बस शुरू हुई हैं। उस दिन वो हमेशा की तरह छोटे एवन को स्कूल छोड़ने गई, लेकिन जब वो जाने लगी तो बच्चे के टीचर ने उसे रोक लिया। बहुत जल्दी ही क्लास टीचर रिया को क्लास में लेकर आई और कहा कि कल की बातचीत कक्षा में उसने छात्रों से कागज पर भविष्य में वे क्या करना चाहते हैं ये लिखने के लिए कहा था, और ज्यादातर छात्रों ने अपने माता पिता के काम के बारे में लिखा था। सिर्फ छोटे एल्विन ने एक बेहद यथार्थवादी और भयानक हत्या का दृश्य चित्रित किया, जो 7 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इससे भी अजीब बात यह है कि जब क्लास टीचर ने एल्विन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसे कुछ भी याद नहीं आया। कार में वापस आकर रिया टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे डर था कि उसके बेटे को भी उसके पति का पागलपन विरासत में मिला है और अंत में उसे भी मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इसलिए वो रात में ही छोटे एल्विन को लेकर स्थानीय सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के पास गई और उसका पूरी तरह से चेकअप करवाया। प्रारंभिक निदान से पता चला कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंतिम परिणाम कुछ दिनों बाद ही आ पाएगा। इसलिए डॉक्टर ने रिया को घर जाने के बाद अपने बेटे को डायरी लिखने और हर दिन होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करने की सलाह दी, ताकि बच्चे की याददाश्त को उत्तेजित किया जा सके। शायद अचानक भूलने की बीमारी अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम सभी के भाग्य को बदल देगा। उस दिन रिया काम पर जाने के लिए जल्दी कर रही थी, इसलिए उसने अपने बेटे को पड़ोस के ब्रिज हाउस में छोड़ दिया, क्योंकि आमतौर पर छोटा एल्विन उनके बच्चों कैली और टॉमी के साथ खेलना पसंद करता था, इसलिए यह एक सामान्य सी बात थी। लेकिन आज अचानक सनक में आकर चाऊजी ने एल्विन को एक छोटी फिल्म दिखाई और उसे किसी को भी बताने से मना कर दिया। अचानक स्क्रीन चमकती है और जगह एक शादी के मामले के तहखाने में बदल जाती है। छोटे एल्विन की स्मृति फिर से चली जाती है और उसे अभी जो हुआ उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। और जब उसने अपने बगल में खड़ी कैली से पूछा कि क्या हुआ, तो कैली चुपचाप आंसू बहाती रही। इस समय तहखाने में टॉमी ने जो कुछ भी हुआ उसे देखा और उसने निर्दयता से एक बुढ़िया का सिर तोड़ दिया, और तब से वो बेहद हिंसक हो गया। कुछ दिनों बाद अस्पताल से निदान के परिणाम भी आ गए। स्कैन से पता चला कि एल्विन के मस्तिष्क में कोई समस्या नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि भूलने की बीमारी के बार बार होने का कारण बचपन का आघात या कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। पिछली बार जब बच्चे को दौरा पड़ा तो वो कैली के पिता के साथ था, इसलिए एक कोशिश के तौर पर मां रिया तुरंत बच्चे को लेकर मानसिक अस्पताल गई। ये एवन के जन्म के बाद पहली बार था जब वो अपने पिता से मिला था। उसने सोचा था कि खोया हुआ पिता का प्यार उसकी भूलने की बीमारी को ठीक कर देगा, लेकिन 2 शब्द भी नहीं कहे थे कि अचानक एक झलक दिखी और उसके पिता ने एवन का गला बुरी तरह से दबा दिया, जान से मारने की तैयारी कर ली। शुक्र है कि पीछे खड़े गार्ड ने उसे खींच लिया, लेकिन वो अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। देखते ही देखते जब उसकी वजह से लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ने वाली थी, तो गार्ड को बल का प्रयोग करना पड़ा। किसे पता था कि वो गलती से उसकी जान ले लेगा। पिता की इस आकस्मिक मौत ने एवन को न केवल मानसिक बीमारी की भयावहता दिखाई, बल्कि ये उसके दिल में सबसे दबी हुई और अंधेरी याद बन गई। इसी वजह से 6 साल बाद एवन एक विद्रोही और आवारा लड़का बन गया। हर समय बेकार घूमने वाला वो उत्तेजना की तलाश में अपने पुराने दोस्त टोनी के पास गया और उससे एक बम मंगवाया और उसे चारों में से सबसे ज्यादा टक्कर मारने वाले मोटे लड़के को दे दिया, ताकि वो बम जीरो के घर के लेटर बॉक्स में रख दे। ऐसा करने से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि मोटा लड़का रहस्य न बताए। और विस्फोट के समय को बढ़ाने के लिए एवन ने जलती हुई बत्ती को आईलाइनर पर रख दिया। लेकिन जैसे ही मोटे लड़के ने बम रखा, अचानक स्क्रीन फिर से चमकी और कुछ समझ नहीं आया कि वो सब जंगल में कैसे पहुंच गए। उस समय मोटा लड़का किसी भयानक सदमे से गुजर रहा था और उसने होश खो दिया था। उसे तुरंत एम्बुलेंस में ले जाया गया। गाड़ी देखी।
बेटे के चेहरे के भाव देखकर माँ को तुरंत पता चल गया कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने आगे सवाल नहीं किया। इससे हमें एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिलता है, हर बार जब स्क्रीन चमकती है, यही एवन के निराशा का बिंदु था और इसका बाद की घटनाओं पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बाद में एवन ने इस घटना को अपनी डायरी में लिखा, लेकिन उसकी याददाश्त केवल केली के कान हाथों से बंद करने तक ही सीमित थी। उसके बाद क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। संयोग से जब वो लिख रहा था तो बी अचानक जाग गया, इसलिए एवन ने एक नई डायरी ढूंढकर लिखना जारी रखने के बारे में सोचा। कई बार खोजने के बाद उसे गलती से मेज के नीचे एक काला बक्सा मिला और उसमें उसके दादाजी की मानसिक स्थिति की रिपोर्ट थी। और इसी वजह से एवन की माँ को डर था कि बच्चे को भी वही खानदानी बीमारी हो जाएगी, इसलिए वो फिर से एक मनोचिकित्सक के पास गई और एक गहन सम्मोहन चिकित्सा का प्रबंध किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरीके से एवन के अवचेतन मन में जाकर देख सके कि उसके दिमाग की आत्मरक्षा प्रणाली ने आखिर क्या दबा दिया है, खासकर भूलने की अवधि के दौरान क्या हुआ था। एवन की याददाश्त फिर से उस धमाके वाले दिन पर चली गई, लेकिन जैसे ही चेतना 11 बजे के बाद के हिस्से में लौटी तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति जोरदार विरोध कर रही है। यहाँ तक कि शारीरिक रूप से शरीर से बाहर निकलने जैसा महसूस हुआ। इससे 10 साल के अनुभवी डॉक्टर भी हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत सम्मोहन खत्म कर दिया। कौन जानता था कि जागने के बाद एवन अचानक भूल जाएगा कि क्या हुआ था। इस तरह मानसिक इलाज भी अधूरा रह गया। कुछ दिनों बाद जब तीनों फिल्म देखने के लिए मिले तो खुद को रोक न पाने वाले एवन ने आखिरकार टांग मिंग से पूछा कि उस दिन बम लगाने के बाद क्या हुआ था। लेकिन कौन जानता था, टांग मिंग अचानक भड़क उठे और आइवन को हमेशा के लिए वो बात दोबारा न उठाने को कहा। और आज पोषण पर दिखाई जा रही फिल्म एक क्लासिक हाई रेटेड फिल्म है, सेवन। फिल्म में दिखाया जा रहा है कि एक मोटे आदमी को कैसे जिंदा ठूस ठूस कर मार डाला गया। इस वजह से कैली को फिल्म देखते समय असहज महसूस हो रहा था। चिंतित आइवन ने अतीत बदल दिया और बात करने पर पता चला कि छोटे मोटे जू की वजह से कैली को उसके पिता द्वारा पीटा जाता था, इसलिए उसे वो फिल्म देखकर असहज महसूस हुआ। ये देखकर आइवन का दिल टूट गया। वो बस खुद को कैली को रिझाने के अपने तरीके से, लेकिन दोनों की अंतरंग बातचीत ठीक उसके छोटे भाई तांग मिंग ने देख ली। वो गुस्से में एल्विन से हिसाब करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक राहगीर ने उसे जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया और पूरी प्रक्रिया के दौरान तांग मिंग डरा हुआ नहीं था, बल्कि बस एल्विन को घूर रहा था। फिर उसने एक कदम पीछे लिया और राहगीर को पीटना शुरू कर दिया। और किशोरावस्था में तांग मिंग इतना हिंसक क्यों हो गया? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी बहन को अनुचित तस्वीरें लेने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी बहन के प्रति उसकी अस्वस्थ सुरक्षात्मक भावना विकसित हुई। इसलिए दोबारा दोनों की अंतरंग बातचीत देखने के बाद वो अपने पिता के गुस्से को अजनबियों पर निकालता था, जिसने भविष्य में और भी ज्यादा हिंसक व्यवहार की नींव रखी। आज की हिंसक घटना से एवन की माँ को डर लग रहा था। एक माँ होने के नाते वो जानती थी कि उसे अपने बेटे के लिए कुछ करना होगा, इसलिए अगले दिन उसने घर को बेचने का विज्ञापन लगा दिया। जाने से पहले एवन केली को ढूंढता है, एक तो अपने रिश्ते को अलविदा कहने के लिए, दूसरा वो अभी भी उस विस्फोट से परेशान था, इसलिए वो अस्पताल से निकले फैटी को ढूंढता है। उम्मीद है कि कुछ दोस्तों की दोस्ती फिर से अच्छी हो जाएगी। छोटे फैट जियान और तांग मी आसपास नहीं है, इसलिए वो निश्चिंत होकर उन दोनों के साथ टहलने निकल गया। लेकिन कुछ ही कदम चला था कि उसने दूर से एक नाव को आते देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तांग मी एल्विन के कुत्ते को जलाने की तैयारी कर रहा होगा। जाहिर है उसे पिछली बार सिनेमाघर में हुई घटना का अभी भी गुस्सा है। जब तक बाकी लोग आते हैं, तांग मी ने सीधे लकड़ी का डंडा उठाया और मारा, लेकिन गलती से वो उसकी बहन के सिर पर लग गया। इससे पहले कि एल्विन अपनी बात पूरी कर पाता, तांग मी ने उसे कुछ ही वार में जमीन पर गिरा दिया। बगल में खड़ा छोटा मोटा लड़का बेचैनी से अपने शरीर को खुजला रहा था। जैसे ही तांग मी मशाल उठाकर कुत्ते जैसे दिखने वाले आदमी के बोरे को जलाने वाला था, एवन सीधा उस पर झपटा, लेकिन अचानक एक चमक हुई। उसका समय का भान फिर चला गया। जब वो दोबारा होश में आया तो उसने पाया कि वो बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पड़ा है और उसके बगल में केली रोती हुई चुपचाप बैठी है और कुत्ते के बच्चे वाला बोरा जलकर राख हो चुका था और कुत्ते को बचाने में नाकाम रहने वाला छोटा मोटा लड़का गहरे अपराधबोध में डूब गया। ऊपर से पिछली बार हुए धमाके की मानसिक छाया अभी तक गई नहीं थी, जिससे उसके बचपन पर विनाशकारी असर पड़ा। इस कुत्ते को जलाने की घटना ने एवन की माँ को घर बदलने के लिए सीधे तौर पर प्रेरित किया। उसे एहसास हुआ कि डॉन की हिंसक धमकियां उसके बच्चे का जीवन बर्बाद कर सकती हैं। लिन के जाने से पहले केली उसे विदा करने आया था। एवन ने कागज पर यह भी लिखा, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। उस रात एवन एक लड़की को बार से अपने डॉम में ले गया। शुरू करने से पहले दोनों कुछ और बियर पीना चाहते थे, पर किसे पता था कि उस लड़की ने बिस्तर के नीचे एक डायरी छुपाई थी। एवन के बचपन के जीवन के बारे में जिज्ञासावश उसने उसे निकाला। एवन ने बिना सोचे समझे उसे निकाल दिया। एक रात उसे पढ़ा
और अचानक कागज पर लिखे शब्द हिलने लगे। इसके बाद एवन की चेतना उस दिन में चली गई जब तांग मी ने कुत्ते को जलाया था। 13 साल की उम्र की तरह तांग मी ने लाठी उठाई और उसे पीटा। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार एवन ने उस दिन के बाद की घटनाएं देखी। कह दिया तो तांग मी ने कुत्ते बने मलाय को जला दिया, लेकिन अगले ही पल एवन जाग गया। इसलिए सच्चाई जानने के लिए लड़की को डराकर तुरंत छोटे लड़के के पास गाड़ी चलाकर गए। ये जानने पर पता चला कि छोटा लड़का उसी साल बिस्तर पर गंभीर तनाव से जूझ रहा था और सारा दिन घर पर हस्तक्षेप बनाता रहता था। सान यू के नीचे एवन ने फिर भी पूछा कि कुत्ते को जलाने वाले दिन आखिर क्या हुआ था। छोटू बड़बड़ा रहा था कि उसने उस दिन पूरी कोशिश की थी पर उससे रस्सी नहीं कटी। फिर अचानक उसने तांग मी के उस दिन कहीं शब्द दोहराए। इस बात से सीधे साबित होता है कि एवन का समय यात्रा का अनुभव सच था, लेकिन जैसे ही वो आगे के विवरण पूछना चाहता था, अचानक छोटू ने उसे पकड़ लिया। ये बात भी तांग रहस्यवाद की नकल करके कही गई है। इससे पता चलता है कि उस साल कुत्ते को जलाने की घटना ने शाओ पान को बिस्तर पर होने वाले तनाव के मामलों से भर दिया और पूरी तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस बात से गहरा पछतावा हुआ एवन को। दोबारा हॉस्टल लौटने पर सबसे पहले उसने उस साल की याददाश्त खोने से जुड़ी सारी डायरियां निकाली। इस बार उसने तय किया कि क्या वो उस दिन वापस जा पाएगा जब उसने बम निरोधक ब्यूरो के लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाली थी। तो उसने डायरी में लिखी बातें पढ़नी शुरू कर दी। सचमुच कागज पर लिखे शब्द नाच रहे थे। आसपास का माहौल तेजी से बदल रहा था। एवन 7 साल पहले पहुंच गया था। तभी अचानक एक सिगरेट का टुकड़ा गिर गया, लेकिन अभी उसके पास इन सब पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि लेन एक बच्चे को लेकर उस लेटर बॉक्स की ओर जा रहा था जिसमें बम था। एक भयानक त्रासदी होने वाली थी। ये देखकर कुछ बच्चे डर के मारे भाग गए और छोटा मोटा डर के मारे दूर ही खड़ा रह गया। फिर एवन वापस आ गया। इस बार उसके शरीर में अजीब लक्षण दिखने लगे। शायद ये यात्रा का दुष्प्रभाव था और ज्यादा डरावनी बात ये थी कि सिगरेट से पेट पर जलने का निशान बड़े होने पर एवन के शरीर पर भी आ गया। इससे ये साबित होता है कि यात्रा सिर्फ पुरानी यादें वापस नहीं लाती और इसका असर वास्तविक दुनिया में खुद पर भी पड़ेगा और यही बात की त्रासदी की नींव रखेगा। समय यात्रा की घटनाओं के बारे में अत्यधिक उत्सुक होने के कारण शाम को जब एवन अपनी मां के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आया तो उसने अपने पिता की स्मृतिलोप की बीमारी के बारे में सवाल पूछे। कौन जानता था कि माँ अचानक गंभीर हो जाएगी और बिना खाना खाए ही रेस्टोरेंट से बाहर चली जाएगी। लेकिन बाहर जाने के बाद भी एवन ने उस सवाल को नहीं छोड़ा। माँ ने बात बदलने के लिए अपने बेटे को एक रखवाली संबंधी जगह पर ले गई, लेकिन जैसे ही एवन ने रखवाली सौंपी उसे युद्ध क्षतिपूर्ति मिली। भले ही ये बकवास लगे, लेकिन एवन की मां का चेहरा अचानक बदल गया और फिर वो घबराकर बाहर चली गई। कुछ देर की बातचीत में एवन को पता चला कि मां का 2 बार गर्भपात हो चुका है। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो गर्भवती हुई थी। इसलिए अभी जब उसने युद्ध चिकित्सक को ये कहते सुना कि उसका बच्चा इस दुनिया का नहीं है तो उसे दुख होगा। एवन को देखकर लगता है कि वो अपनी मां को दिलासा दे रही है, लेकिन असल में वो खुद के बारे में शक करने लगी है। आखिरकार एक वो जो अपनी पूरी यादें नहीं रख सकती, लेकिन जिसकी यादों में ये सब है, क्या वो सच में खुद है भी? इसलिए अपनी खोई हुई यादें वापस पाने के लिए उसने अपने पहले प्यार केली को ढूंढा। लेकिन किसे पता था कि 7 साल में सब कुछ बदल जाएगा। केली एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रही है। वो एक हाथ से ही 4 प्लेटें उठा लेती है, लेकिन मुड़ते वक्त वो एक सहकर्मी से टकरा जाती है। आवाज सुनकर मालिक आता है और बिना कुछ जाने समझे उसे डांटने लगता है और एक ग्राहक खुलेआम उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। केली इन सब पर बस मुस्कुरा सकती है, जैसे उसे अब इसकी आदत हो गई हो। काम के बाद एवन ने उसे ढूंढ लिया। सिर्फ एक नजर में केली ने उसे पहचान लिया। थोड़ी देर बात करने के बाद एवन ये जानने के लिए बेताब था कि 13 साल पहले बेसमेंट में उस दिन क्या हुआ था और यही केली के दिल का वो घाव था जिसे वो छूना भी नहीं चाहती थी। वो लेकिन वो बस अब भी उसकी जिंदगी में दखल नहीं देगा। लेकिन अगले ही दिन नाटक से बुरी खबर आई। अगले
दिन एवन कैरी के अंतिम संस्कार में आया और वो 7 साल पुराना नोट भी लाया जिस पर लिखा था, मैं तुम्हें वापस ढूंढूंगा। विडंबना यह है कि 7 सालों में एवन ने कैरी को कभी नहीं ढूंढा, एक बार भी फोन नहीं किया। विडंबना यह है कि 7 साल बाद ये पहली मुलाकात है। इवान के प्रवेश ने केली की अप्रत्यक्ष रूप से हत्या कर दी, इसलिए वो दृढ़ता से मानती है कि केली के साथ तहखाने में हुई पीड़ा को पूरी तरह से मिटाकर ही वो अपने पापों की भरपाई कर सकती है। इसलिए इवान ने उस दिन तहखाने में लिखी डायरी को उठाया। स्थान के मुड़ने के साथ वो 7 साल की उम्र में वापस चली गई। हालांकि इससे केली को बचाया गया, लेकिन ये शब्द अभी भी कोने में खड़े टॉमी ने सुने, जिससे भविष्य में त्रासदी की आशंका बढ़ गई। अचानक इवान फिर से जाग गई। उसने अपने चारों ओर अपरिचित वातावरण को देखा और ये समझने से पहले कि क्या हो रहा है, नई यादें उसके दिमाग में आने लगी। केली के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे न केवल एक विकृत पिता के उत्पीड़न से छुटकारा मिला, बल्कि उसका एक खुशहाल बचपन भी था और वह इवान के साथ प्रेमी बन गई। यादें भरने के बाद बिस्तर पर लेटी केली भी जाग गई। अपने सामने जीवित केली को देखकर इवान को विश्वास नहीं हो रहा था कि अतीत के प्रति उसकी भावनाएं वास्तव में भविष्य को बदल देंगी। उससे पहले की दिशा। होश में आने के बाद वो कमरे से बाहर निकली और उसे पता चला कि यह विश्वविद्यालय का महिला छात्रावास है। ये देखा जा सकता है कि केली ने अपने बचपन की छाया से छुटकारा पा लिया है और एक शानदार जीवन जी रही है। लेकिन इस समय रेखा में इवान अब एक अकादमिक सहायक नहीं है, बल्कि एक ऐसा सीनियर है जो कुछ भी नहीं सीखता है। हालांकि उसने सीखने से प्राप्त होने वाली महिमा खो दी है, लेकिन उसका दैनिक जीवन अभी भी अपेक्षाकृत आसान है। इस दिन शाम को उसने अपनी प्यारी केली के लिए पूरे रेस्तरां को जन्मदिन के आश्चर्य के लिए बुक किया। लेकिन जैसे ही दोनों प्यार में डूबे हुए थे, अचानक एक सहपाठी भागकर आया और सभी ने इवान की कार पर हमला कर दिया। दोनों जल्दी से बाहर देखने गए। जब उन्होंने पीछे की सीट पर कुत्ते का कॉलर देखा, केली जानती थी कि यह निश्चित रूप से उसका भाई टॉमी है, जिसे जेल से रिहा कर दिया गया है। ये पता चला कि तहखाने में इवान ने केली को बचा तो लिया था, लेकिन उसने उस समय जो कहा शब्द, इन शब्दों ने पिता को टॉमी पर गुस्सा निकालने के लिए मजबूर कर दिया। एक भयानक बचपन ने उसे एक मानसिक रूप से विकृत राक्षस बना दिया। इसलिए पहली मुलाकात के बाद उसने इवान पर बदला लेना शुरू कर दिया। उसने बेसबॉल के बल्ले से हर बार बेरहमी से वार किया, जैसे कि वो अपने पिता द्वारा उस पर किए गए सभी अत्याचारों को निकाल रही हो। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, एक कुत्ता जब कोने में होता है तो वह भी काटता है। चरम भावनाओं के तहत इवान ने पहले से तैयार की गई स्प्रे बोतल निकाली और सीधे टॉमी की आंखों में स्प्रे कर दिया। फिर बेसबॉल का बल्ला उठाया और उसके सिर पर दे मारा। किसे पता था कि वो गलती से किसी को मार डालेगा। केली की हिस्टीरियाई चीखों के बीच बेकाबू इवान धीरे धीरे होश में आया। बाद में उसे अनजाने में हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया। क्योंकि उसकी त्वचा गोरी और मांसल थी, इसलिए उसे जल्दी ही कुछ कैदियों ने निशाना बना लिया। जेल से जल्दी भागने के लिए इवान ने अपनी मां से मिलने के दौरान अपनी डायरी लाने को कहा, ताकि वो फिर से अतीत में जा सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, डायरी गिर गई। सरगना एक गंजा और एक पीले बालों वाला आदमी था। विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि डायरी वापस नहीं मिली और उसे बुरी तरह पीटा गया। हालांकि गार्ड व्यवस्था बनाए रखने के लिए आए, लेकिन उन्हें पहले ही रिश्वत दी जा चुकी थी। गंजे के व्यवहार पर उनकी आंखें बंद थीं। अंत में वे केवल डायरी को ले जाते हुए देख सकते थे। लेकिन शुक्र है, इवान ने अराजकता के दौरान डायरी के कुछ पन्ने छीन लिए। लेकिन ये सभी सामान्य कार्यक्रम रिकॉर्ड करते हैं, उन दिनों को नहीं जब वो होश खो बैठा था, इसलिए वो यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। यहाँ मैं संक्षेप में फिल्म में यात्रा के बारे में बताता हूँ। छोटा इवान बचपन में अक्सर होश क्यों खो देता था? इसका कारण ये है कि बड़ा होने के बाद वह अतीत में वापस चला गया, जिससे भविष्य की मशीनरी छोटे इवान के मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाती थी। मस्तिष्क इसे सहन नहीं कर पाएगा और कंप्यूटर की तरह क्रैश हो जाएगा, जिससे विस्मृति और यात्रा एक तंग ब्रिटिश लूप बन जाएगी। कहानी पर वापस आते हैं। डायरी वापस पाने के लिए इवान ने गंजे और पीले बालों वाले आदमी के पुराने घर में आने का नाटक किया और दोनों को अच्छी तरह से सजा देने की तैयारी की। लेकिन अचानक उसने पहले से तैयार एक छोटा पैकेज निकाला और 2 दिनों में उन्हें हल कर दिया। फिर जल्दी से डायरी ले ली, खासकर ऊपर के अक्षर। अंत में गंजे के आदमी के अंदर घुसने के आखिरी समय में उसने टॉमी को कुत्ते को जलाने के दिन के लिए तैयार किया। इस बार उसने भगवान की भूमिका निभाने की तैयारी की। न केवल उसे जलते हुए पिल्ले को बचाना था, बल्कि बेसहारा टॉमी को भी बचाना था। इसलिए उसने एक तेज लोहे का टुकड़ा पाया और छोटे मोटे आदमी को दे दिया, ताकि वो कुछ देर बाद कुत्ते को बांधने वाली रस्सी को काटने का सही समय देख सके। जल्द ही उन्हें टॉमी मिल गया। टॉमी अचानक समय और स्थान इवान के बड़े होने के समय में बदल गया। आसपास के वातावरण को देखकर अब जेल नहीं है, ये दर्शाता है कि उसने भविष्य के विकास को बदल दिया है।
और फिर यात्रा के बाद की यादें इवान के दिमाग पर हावी होने लगी। टॉमी की मौत के बाद केली भी घर से भाग गई और छोटे मोटे को मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब एवन उससे दोबारा मिला तो उसे पता चला कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई थी। ये फूल एवन के सीने में चुभ रहे थे। उसकी एक बात ने छोटे मोटे का जीवन बर्बाद कर दिया था। हालांकि समय यात्रा ने उसकी जिंदगी बेहतर बना दी थी, लेकिन ये हमेशा दूसरों की खुशियों की कीमत पर हुई थी। इसलिए इस बार एवन अपने पिता से मिलने वाले दिन वापस जाने की तैयारी करता है, ताकि पता चल सके कि परिवार में विरासत में मिली समय यात्रा की अजीब बीमारी का कोई इलाज है या नहीं। और जब पिता ने अपने युवा बेटे को ये बातें कहते सुना तो उसे तुरंत पता चल गया कि उसके सामने खड़ा छोटा एवन समय यात्रा करके आया है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि एक व्यक्ति को बदलने से निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। देख, बेटा अभी भी चुप नहीं था। पिता अचानक मेज पर कूद गया और उसे मारने की तैयारी करने लगा। शुक्र है कि महत्वपूर्ण क्षण में एवन फिर से समय यात्रा करके वापस आ गया, क्योंकि इस बार अतीत में कुछ नहीं बदला था। इसलिए कहानी वहीं से जारी रही जहां से पहले चल रही थी। रात में एवन ने कुछ तरीकों से केली के पते का पता लगाया। उसने अपने दिमाग में केली की अनगिनत कल्पनाएं की, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि केली एक मूर्ख होगा। ये बातें जैसे अनगिनत दंग एवान पर फट पड़े। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसके हस्तक्षेप से वास्तव में उसके प्यारे की पीड़ा और बढ़ गई है। इसलिए छात्रावास लौटने और फिर से डायरी खोलने के बाद इवान बिना किसी हिचकिचाहट के 7 साल पहले उस दिन वापस चला गया जब उसने बम लगाया था। इस बार वो भागा नहीं, बल्कि सीधे बाहर निकल गया और शून्य बयूरों के माँ और बेटे को बम के पास आने से रोक दिया। इस समय टॉमी भी प्रोत्साहित हुआ और उनके साथ दौड़ पड़ा। दोनों को अपने शरीर से ढक लिया। धमाके के साथ इवान फिर से 7 साल बाद वापस चला गया। पहले का विश्वविद्यालय अब छोटा फेटी बन गया था। कम से कम अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा है। उसे पहले से कहीं ज्यादा सुकून महसूस हुआ। लेकिन जब वो उठा तो इवान को अपने हाथों का पता चला गायब हो गए। एक पल में इस जीवन की यादें उभरने लगी। पता चला कि 7 साल पहले हुए विस्फोट में उसके हाथ और पैर चले गए थे, लेकिन बाकी 3 दोस्त हमेशा उसके साथ रहे। इस प्रक्रिया में छोटा फैटी और केली को प्यार हो गया और वे प्रेमी बन गए और टॉमी एक सफल विद्वान बन गया। अब सारी बदकिस्मती इवान पर आ पड़ी है। हालांकि वो वापस जाना चाहता है, लेकिन ये देखकर कि हर कोई खुश है। शायद ये कई बार यात्रा करने का सबसे अच्छा संस्करण है। केविन का केली के प्रति प्यार बहुत गहरा हो चुका था, यहाँ तक कि खुद को पछताने से बचाने के लिए उसने आत्महत्या करके इस दुष्चक्र से पूरी तरह से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन टॉमी ने उसे समय पर देख लिया और जल्दी से इवान को गोद में उठा लिया। दरअसल टॉमी इस बार इवान की मां से मिलने के समय के कारण आया था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विस्फोट के बाद से उसकी मां लगातार हाथ धोने के कारण निमोनिया से पीड़ित हो गई थी। यह वो वास्तविकता है जिसे इवान स्वीकार नहीं कर सकता। वो खुद के विकलांग होने या यहाँ तक कि मरने को भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसकी मां का लाइलाज बीमारी से पीड़ित होना इवान के लिए आखिरी तिनका बन गया। इसलिए वो जल्दी से अपनी पुरानी डायरी खोजने गया, लेकिन उसके हाथ बम से उड़ जाने के बाद उसने कभी कुछ नहीं लिखा था। इसलिए उसे यात्रा करने के लिए और पहले की डायरी खोजनी पड़ी। इस बार इवान उस समय वापस चला गया जब उसकी मां दोपहर का भोजन बना रही थी। वो मूल रूप से लिंग जू को जबरन अनुचित वीडियो शूट करने से रोकने के लिए एक चाकू खोजने गया था, लेकिन उसकी मां ने उसे पकड़ लिया। यही कारण है कि शुरुआत में ये दृश्य दिखाई दिया, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। इसलिए इवान वापस जाने के बाद सीधे केली के पास उस दिन वापस चला गया जब वो वीडियो शूट कर रही थी। क्योंकि इस बार उसने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए उसने बस एक बम उठाया और उसे नीचे गिराने या लिंग जू को जबरन नीचे गिराने की तैयारी की, लेकिन अनजाने में उसे जला दिया और फिर लिंग जू द्वारा जबरन नीचे गिरा दिया गया। ने उसे जमीन पर फेंक दिया और ये सीधा सामने खड़ी केली ने पकड़ लिया। फिर बार बार अतीत में जाने वाला एवन केली की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने तुरंत वापस जाने की तैयारी की। लेकिन विस्फोट के बाद से उसे 20 सालों से ज्यादा समय से एक पागल खाने में बंद कर दिया गया था और उसने कभी एक भी डायरी नहीं लिखी थी। लेकिन डॉक्टर और अपनी मां की बातें सुनते हुए